नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। कोरोना के कारण 9 महीने से बंद पड़े स्कूलों के ताले अब खुलने लगे हैं, लेकिन पंजाब ने तो कमाल ही कर दिया। पंजाब सरकार ने बच्चों की पाठशाला पर लगी पाबंदी भी हटा दी है। कल से वहां 5वीं से 12वीं तक के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे। कोरोना काल में नौनिहालों की तालीम पर लगे ताले अब हटने लगे हैं। राफ्ता राफ्ता देश के कई राज्यों में स्कूल खुलने लगे हैं, लेकिन बच्चों के स्कूलों को खोलने में पंजाब ने पूरे देश में बाजी मार ली है। गुरुवार से पंजाब में 5वीं से 12वीं तक के तमाम स्कूल खुल जाएंगे। पाठशालाओं में बच्चों की चहलकदमी शुरू हो जाएगी। पंजाब सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला के मुताबिक राज्य में 7 जनवरी से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे। स्कूलों का समय सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। सिर्फ 5वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल आने की इजाजत होगी। विजय इंदर सिंगला की माने तो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह फैसला अभिभावकों की इच्छा से लिया है। सिंगला ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग से जारी गाइडलाइंस को कठोरता से लागू कराया जाएगा। 2 दिन पहले बिहार सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए हैं, तो वहीं ओडिशा समेत देश के दूसरे राज्य भी इसकी कोशिश में जुटे हैं। लेकिन पंजाब ने बच्चों की पाठशाला का ताला खोलकर तमाम राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। विशाल एंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। कोविड के बाद पहली बार होगा कि 5वीं से लेकर 12वीं तक जो स्कूल है वो खुलेंगे भी। बेशक माता पिता चिंतित है, लेकिन सरकार ने भी एसओपी जारी कर दी है, शिक्षा विभाग ने भी जारी कर दी है कि किस तरह से बच्चों के लिए बैठने का प्रबंध किया जाएगा। विशाल एंग्रीश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। पंजाब के होशियारपुर में पिछले दिनों बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री के घर के बाहर गोबर फेंकने वाले आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज केस को अमरिंदर सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार ने थाने के एसएचओ का भी तबादला कर दिया है। कृषि कानूनों पर पंजाब और केंद्र सरकार के बीच जारी तनातनी के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैप्टन सरकार ने बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री के घर गोबर फेंकने वाले आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामला वापस ले लिया है। शुक्रवार को पंजाब के होशियारपुर में आंदोलनकारी किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से तीक्ष्ण सूद के घर के बाहर प्रदर्शन किया था और उन्हीं में से कुछ युवकों ने सूद के घर के गेट पर गाय का गोबर फेंक दिया था। युवक सूद से इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को पिकनिक करार दिया था। शिकायत के बाद इनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था, लेकिन अब इनके खिलाफ लगी धारा 307 हटा ली गई है। वहीं थाने के एसएचओ का भी तबादला कर दिया गया है। हमने एक एसआईटी बिठाई, उन्होंने हम जो अब उस अग्री किया कि गलत हो गई बात, और वो 307 तो उन्होंने निकाल दिया। सो दैट इज़ बीन आउट। लेकिन एसएचओ शुड हैव एक्टेड मोर रिस्पॉन्सिबल, देयरफॉर आई एम ट्रांसफरिंग दिस एसएचओ को, उसको मैं उधर से मूव कर रहा हूँ ताकि कोई वी पुट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन देयर, ताकि ऐसी बातें ना हो। कैप्टन अमरिंदर सरकार पहले ही तीनों कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब विधानसभा से बिल पास करवा चुकी है और केंद्र सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। विशाल एंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन बिटवीन रिजर्वेशन का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर के बयान पर सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। क्या योगी सरकार पिछड़े वर्ग के आरक्षण में बंटवारे का प्लान बना रही है? क्या यूपी सरकार 27% आरक्षण को 3 हिस्सों में बांट देगी? ये तमाम सवाल पैदा हुए हैं योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर के बयान से। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण का फायदा कुछ जाति विशेष के लोगों ने लिया है, लिहाजा सरकार अब इसे 3 भागों में बांटने पर विचार कर रही है। राजभर के मुताबिक ये विकल्प है पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा। सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो 27% का आरक्षण है इसके वर्गीकरण के बारे में विचार करना चाहिए। निश्चित तौर पर जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो एक पिछड़ा है उसमें एक अति पिछड़ा है, एक अत्यंत पिछड़ा है। इस तरह की श्रेणी बनाकर भी हम विचार कर सकते हैं। आगे हमारे लिए विकल्प खुला है। जानकारों के मुताबिक यूपी में यादव, कुर्मी और लोध जैसे कुछ ताकतवर जातियों को ही आरक्षण का फायदा मिला है। इससे पहले यूपी के सीएम रहते राजनाथ सिंह ने भी हुकुम सिंह के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी, लेकिन पार्टी के भीतर विरोध के कारण समिति की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। 27% आरक्षण मिल रहा था, मान लीजिए कुर्मी को मिल रहा था, लोध को मिल रहा था और यादव को मिल रहा था 27, तो अब उसको 9% में सीमित हो जाएगा।
तो वो बवाल कर सकता है, पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर सकता है, पार्टी के खिलाफ संतोष हो सकता है। तो पहले तो उनको अनिल राजभर हो या योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, उन्होंने बात कही, तो पहले पार्टी के अंदर उनको मुझे लगता है कन्विंस करना पड़ेगा इन नेताओं को, तब इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं। क्योंकि यूपी में 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में रिजर्वेशन बिटवीन रिजर्वेशन की बात कही थी। अब यूपी में पंचायत चुनाव सिर पर हैं और अगले साल विधानसभा के भी चुनाव हैं। लेकिन जानकारों को लगता है कि बीजेपी में इस बार भी इस पर एक राय नहीं बन पाएगी। आखिर आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टी के अंदर आपके बड़ा ताकत होनी चाहिए, और ये बड़ा चैलेंज है कि पार्टी के नेताओं को पहले कन्विंस कर लें। पार्टी के अंदर विद्रोह हो सकता है, जो तगड़ी पिछड़ी जातियां हैं, उसके जो नेता हैं, उसके विधायक हैं, वो विद्रोह कर सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ बयानों का बवंडर खड़ा करती है। सरकार को ऐसा करने से किसने रोका है? पिछले 3 साल से इस बयान को हम सुन रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री जी के से, कभी ओम प्रकाश राजभर से, अब अनिल राजभर से। अरे भाई, आरक्षण आपको लागू करना है, लागू कीजिए, पहले आप लागू कीजिए, उसके बाद बताइए। ये बयानबाजी, इवेंट मैनेजमेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट से बचिए। सवाल ये भी है कि अनिल राजभर के बयान को क्या खुद बीजेपी गंभीरता से लेगी, क्योंकि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करवाने का दबाव बनाते बनाते बीजेपी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर बागी हो गए और फिलहाल उनकी पार्टी एनडीए से भी बाहर जा चुकी है। अब एक बार फिर आरक्षण में आरक्षण देने के मामले ने तूल पकड़ा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई ये मामला अमली जामा पहन पाएगा या चुनाव के मद्देनजर ये सिर्फ और सिर्फ एक शिगुफा मात्र है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स किताब में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। किताब में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक कई अहम दावे किए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आखिरी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रणब दा ने अपने संस्मरण में बताया है कि नेपाल में राणा राज खत्म होने के बाद नेपाल को भारत का एक प्रोविंस बना लिए जाने के प्रस्ताव को नेहरू ने ठुकरा दिया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर इंदिरा गांधी को यह प्रस्ताव मिला होता तो शायद वो मौका नहीं चूकती। प्रणब दा ने लिखा, नेपाल के तत्कालीन राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने पंडित नेहरू को प्रस्ताव दिया था कि नेपाल को भारत अपना एक प्रोविंस बना ले, मगर पंडित नेहरू ने इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे स्वतंत्र राष्ट्र ही रहना चाहिए। अगर इंदिरा गांधी उनकी जगह होती तो शायद वह अवसर का फायदा उठाती, जैसा कि उन्होंने सिक्किम के साथ किया था। प्रणब मुखर्जी से इधर के इस युग में कोई बड़ा नेता नहीं है, और पूरे जीवन पर्यंत जिस तरह से वो कांग्रेस में रहे, राष्ट्रपति होकर के, और उन्होंने अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में जो भी लिखा है तो वो उन्होंने सच्चाई लिखी है। अब सच्चाई लिखी तो कम से कम अब प्रणब मुखर्जी के द्वारा चीज़ों के रहस्योद्घाटन के बाद कम से कम अब कांग्रेस के नेतृत्व को आत्मविश्लेषण करना चाहिए और कांग्रेस जो डूबती हुई नैया उसको बचाने का काम करना चाहिए। अपनी किताब में प्रणब मुखर्जी ने दावा किया है कि 2014 में कांग्रेस की हार करिश्माई नेतृत्व की कमी के कारण हुई और पार्टी चुनाव से पहले इसकी पहचान नहीं कर पाई। प्रणब दा ने लिखा, नतीजों से इस बात की राहत मिली कि निर्णायक जनादेश आया, लेकिन किसी समय मेरी अपनी पार्टी रही कांग्रेस के प्रदर्शन से निराशा हुई। यह यकीन कर पाना मुश्किल था कि कांग्रेस सिर्फ 44 सीट जीत सकी। मुझे लगता है कि पार्टी अपने करिश्माई नेतृत्व के खत्म होने की पहचान करने में विफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेत खलियानों, चौक चौराहों, चौपालों से संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सोने के चम्मच लेकर के नहीं, और किसी फैमिली के फोटो फ्रेम में फिक्स नहीं थे। वो जो है वो उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उनको जमीन की हकीकत और का एहसास है। एक प्रचारक के रूप में जीवन करके उन्होंने मुख्यमंत्री में एक गुजरात मॉडल दिया और उसके बाद एक संघर्ष भी किया, और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने उनको एक तरह से राज्यसभा में थे, फिर प्रधानमंत्री का पद दिया, तो उन्होंने जो लिखा सच्चाई है। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में प्रणब मुखर्जी ने पीएम मोदी के साथ अपने अच्छे रिश्तों का जिक्र किया है, लेकिन नोटबंदी जैसे बड़े फैसले लेने के उनके तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। संसद के ठीक से नहीं चलने को लेकर भी प्रणब दा ने मोदी सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। प्रणब दा ने लिखा है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा करने से पहले मेरे साथ इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की थी, लेकिन इससे मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ऐसी घोषणा के लिए आकस्मिकता जरूरी है। नरेंद्र मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में संसद को सुचारू रूप से चलाने में विफल रही और इसकी वजह उसका अहंकार और अकुशलता है। हालांकि विपक्ष ने भी जिम्मेदारी नहीं दिखाई। अपनी किताब के जरिए प्रणब दा ने ये भी कहा है कि पीएम मोदी को अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और नजर आने वाला नेतृत्व देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नए साल पर इधर वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना से निपटने की तैयारी चल रही है, तो उधर कई राज्यों में बर्ड फ्लू से दहशत मच गई है। हालांकि सरकार बर्ड फ्लू संक्रमण को रोकने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। तक भारत सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं है कि जिसमें इन बर्ड फ्लू के कारण ह्यूमन में ट्रांसमिट किया हो, ऐसी कोई सूचना नहीं है। ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। हम प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही हैं कि इसको कन्फाइंड कर दिया जाए, जहाँ पे है वहीं पर है, इसको फैलने ना दिया जाए। बर्ड फ्लू को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है, लेकिन लगातार हो रही पक्षियों की मौत से 7 राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है। इनमें से 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल है। जबकि जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों से पक्षियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इस समय मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आरसपुरा सेक्टर में, ग्राना वेटलैंड में मौजूद हैं। यहां पर हर साल की तरह इस साल भी हजारों की तादाद में प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमाया है। लेकिन जिस तरह से बर्ड फ्लू ने देश के कई राज्यों में दस्तक दी है, यहां पर एनिमल हस्बेंड्री की विशेष टीम यहां पर पहुंची है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जम्मू की विशेष टीम यहां पर पहुंची है। यहां पर सैंपलिंग का काम शुरू हो चुका। राजस्थान के 3 जिलों में भी बर्ड फ्लू से सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है। खासकर झालवाड़ जिले में बर्ड फ्लू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कौवों के बाद अब अन्य प्रजातियों के पक्षी भी बर्ड फ्लू की चपेट में आकर दम तोड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ भी पशुपालन विभाग सचेत है और मरे हुए पक्षियों को गड्ढे खोदकर जलाए जा रहे हैं, ताकि संक्रमण फैलने से रोका जाए। बर्ड फ्लू का खतरा भी राजस्थान में लगातार मंडराता जा रहा है। पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो 800 से ज्यादा पक्षियों की मौत राजस्थान में हो चुकी है और अब तक की भोपाल लैब की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ज्यादातर पक्षी की मौत संक्रमण के चलते ही हुई है। मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के केस आने के बाद आज सूबे के सीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने जिला स्तर पर नजर रखने के लिए निर्देश दिए और सभी जिलों के पोल्ट्री फार्म में रैंडम चेकिंग अभियान चलाने के लिए कहा कि सरकार इस बात की निगरानी रखेगी कि जो पोल्ट्री फार्म है वो कम से कम उनको जो है लगातार अपने सैंपल वहां से लिए जाएंगे। इसके साथ साथ उसकी निगरानी भी रखी जाएगी कि बर्ड फ्लू मुर्गियों तक ना पहुंचे। हालांकि पंजाब और हरियाणा में अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पड़ोसी राज्य हिमाचल में प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद दोनों राज्यों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फ्लू के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस समय हम चंडीगढ़ की सुखना लेक के ऊपर हैं, जहां पर भारी तादाद में माइग्रेटरी पक्षी भी आते हैं। फिलहाल चंडीगढ़ में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन एहतियात बरती जा रही है। बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा कहर केरल पर टूटा है। प्रदेश में बर्ड फ्लू से अब तक 12,000 बतखें मर चुकी हैं। सरकार ने इसे राज्य आपदा घोषित कर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। जिन इलाकों में बर्ड फ्लू के केस आए हैं, वहां 40,000 पक्षियों को मारने के आदेश दिए गए हैं। जम्मू से पंकज शर्मा, जयपुर से केजे श्रीवत्सन, भोपाल से विपिन श्रीवास्तव और चंडीगढ़ से विशाल एंग्रीज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। किसान आंदोलन को लेकर एक तरफ सरकार और किसान संगठनों के बीच तनातनी बनी हुई है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आंदोलन को देखते हुए योगी सरकार ने अपने सीनियर अफसरों को ग्राउंड जीरो पर उतार दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान और सरकार के बीच जारी तनातनी के मद्देनजर यूपी सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में सीनियर अधिकारियों की तैनाती की है।
इन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगले आदेश तक ये अपनी तैनाती की जगह नहीं छोड़ेंगे। अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि उनके जिलों में किसान आंदोलन के समर्थन में कोई धरना प्रदर्शन ना हो और न ही कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पाए। जिन अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर उतारा गया है उनमें एडीजी मेरठ जोन राजीव सभरवाल को मेरठ में, एडीजी पुलिस एकेडमी मुरादाबाद राजीव कृष्णा को मुरादाबाद में, एडीजी यूओडब्ल्यू अभय प्रसाद को बुलंदशहर में, एडीजी बरेली जोन अविनाश चंद्र को बरेली में, आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को लखीमपुर में, आईजी मुरादाबाद रेंज रमित शर्मा को अमरोहा में, आईजी रेलवे सत्येंद्र कुमार को शामली में, आईजी पुलिस भर्ती बोर्ड विजय भूषण को गाजियाबाद में, डीआईजी पीटीसी उन्नाव चंद्र प्रकाश को संभल में, डीआईजी जेल अखिलेश कुमार मीणा को मुजफ्फरनगर में, डीआईजी सहारनपुर उपेंद्र अग्रवाल को सहारनपुर में, डीआईजी एसआईटी रविंद्र गौड़ को बिजनौर में, डीआईजी संजय कुमार को बागपत में, डीआईजी दिलीप कुमार को हापुड़ में, डीआईजी पीएसए आकाश कुलहरी को रामपुर में, डीआईजी बरेली राजेश पांडे को पीलीभीत में, डीआईजी विशेष जांच शलभ माथुर को शाहजहांपुर में कैंप करने को कहा गया है। बीजेपी का दावा है कि इन अधिकारियों की तैनाती सिर्फ सतर्कता बरतने के लिहाज से की गई है, तो वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे किसान आंदोलन को कुचलने की साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं। किसान जो काला कानून के खिलाफ आंदोलित है, जो लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहा है, किसान अपने घर से निकल ना पाए, धरने में जा ना पाए, बैठ ना पाए, इसलिए आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 ऑफिसर अपॉइंट कर दिए। इसके मतलब आप फंडामेंटल राइट खत्म करना चाहते हो, संविधान ने जो अधिकार दिया उसको छीनना चाहते हो, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हो। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। योगी जी का क्रूर शासन किसानों के आगे अब दहलने लगा है और किसानों के इस आक्रोश को दबाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जनपदों में जिस तरीके से योगी जी ने वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती करने का काम किया है, यह किसान आंदोलन को कुचलने की दिशा में उठाया गया उनका एक कदम है। उत्तर प्रदेश का किसान संतुष्ट है और उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के कानून और नीतियों के साथ है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, कुछ किसान संगठन अपनी राजनीति करते हैं, उसके नाते थोड़ी बहुत समस्याएं हैं बॉर्डर पर आंदोलन के नाते, उसको सरकार पहले से भी देख रही है और आगे भी कोई ऐसी घटना न होने पाए उसके लिए सरकार सतर्कता बरत रही है। यूपी सरकार नहीं चाहती कि किसान आंदोलन का कोई भी असर सरकार की छवि पर पड़े, साथ ही वो दिखाना चाहती है कि किसानों की हितैषी बीजेपी ही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जनपदों को चिन्हित किया गया है, जहां आशंका इस बात की जताई जा रही है कि वहां पर ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। शायद यही वजह है कि योगी सरकार की तरफ से डीआईजी से लेकर एडीजी स्तर के अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर उतार दिया गया है, क्योंकि योगी सरकार किसान आंदोलन से जुड़े किसी भी मामले में कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।